मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड, किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में हम आपको आज बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि रूरल एरिया में काम कम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पे काम होना चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही एक मेहमान से रूबरू करवाएंगे जिनका सारा काम ग्रामीण क्षेत्र में ही रहा है। उन्होंने NCPDP जावेद अबीदी फेलोशिप भी की। वहाँ भी उनका टॉपिक था ग्रामीण क्षेत्रों में इंक्लूसिव एजुकेशन में आने वाले चैलेंजेस। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, यूनिसेफ के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं और छत्तीसगढ़ से आती हैं। गवर्नमेंट नवीन कॉलेज में ये गेस्ट लेक्चरर हैं। तो हम बात कर रहे हैं कृष्णा यादव जी की, जो हमारे साथ है। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जब भी आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं कम्युनिटी में जो एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप उनमें से एक हैं, तो आप रियल हीरो हैं हमारी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्णा जी, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप कहाँ से आती हैं, आपकी डिसेबिलिटी क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। सर, मैं जो है मूलतः छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा जिले का नाम है जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर एक नवागढ़ ब्लॉक पड़ता है, जनपद, जहाँ पर मेरा गांव है गोदना, और ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और मेरी परवरिश यहीं से हुई, अपने गांव से। जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी जो है अपने गांव के स्कूल से, सरकारी स्कूल से हुई है सर। तो कृष्णा जी, आप खुद गांव से आती हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं, तो वहाँ अवेयरनेस का लेवल बहुत ही कम है आज भी, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपके खास तौर पे जब हम आपकी जिंदगी की बात करें, तो कैसे आपको स्टडी में कोई चैलेंजेस आए, कैसे आपका ये जो सफर है जिंदगी का, एजुकेशन को लेके या डिसेबिलिटी को लेके, कैसे शुरू हुआ? क्या घर वाले जागरूक थे? सर, मैं जागरूक शब्द का इस्तेमाल जो है, मतलब कि मुझे लगता है कि करना चाहिए कि नहीं पता फैमिली के मामले में।
लेकिन ऐसा नहीं था कि परिवार से सपोर्ट नहीं था, परिवार से सपोर्ट था, लेकिन जागरूकता का जैसा आप बात कर रहे हैं गाँव में नहीं था। लेकिन इतना था कि जो मेरी डिसेबिलिटी है, वो थोड़ा शायद कम था स्कूलों की नज़र में से, तो इसके कारण से मुझे एडमिशन के समय जो है भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। स्कूल में एडमिशन मिला मुझे, लेकिन उसके बाद जो है जो चैलेंजेस था कि वहाँ पर मतलब कि एक तो सब शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे टॉयलेट के लिए हुई थी। वहाँ पर मतलब कि टॉयलेट ही नहीं था, जैसा होना चाहिए। तो एक ऐसा छोटा-सा कमरा होता था जिसमें सिर्फ़ उसमें वॉशरूम के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। तो एक अस्थि बाधित बच्चे के लिए वो है बहुत चैलेंजिंग रहता था। तो ये मुझे वहाँ पर से मुझे बहुत स्कूल जाने का मन करता था और शुरुआत में सर असिस्टिव डिवाइस भी नहीं मिला था। तो मैं शुरू में जो है डंडा पकड़कर चलना स्टार्ट की थी। ऐसे ही पापा सिखाए थे तो मतलब कि उनका कहना ये था कि रोज़-रोज़ स्कूल पहुँचाएँगे तो इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाएगी। तो उन्होंने मुझे रोज़ जो है डंडे के सहारे स्कूल जाने की आदत डलवाई। तो मेरा स्कूलिंग ऐसे ही हुआ था, तो बरसात में भी जाती थी तो आप जानते होंगे कि गाँव के सड़क उस समय सड़क भी नहीं थे, तो पूरे कीचड़ रहता था, उसमें कभी गिरना भी हो जाता था कई बार। तो ऐसा कभी स्कूल में डंडा टूट जाता था। तो ये सारी चुनौतियाँ मुझे देखने को मिली और जो सहायक उपकरण है जैसे कि एक ट्राइसाइकिल की मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो वो मुझे 1.5 साल बाद प्राप्त हुई। वो भी जब अटेंडेंस जो है 25% से आपका ऊपर रहे तब। तो ये ज़हन मेरा जब मैं हायर एजुकेशन में गई, तो ये जो चुनौतियाँ थी मेरे ज़हन में, वो बनी हुई थी सर। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं किसी से इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या चैलेंजेस आए। कोई कहता है कि एक्सेसिबल मटेरियल नहीं मिला, कोई कहता है एडमिशन नहीं मिली। आपने जी, बताया कि एक्सेसिबल टॉयलेट की जो आपने बात कही, और ये एक बड़ी जेन्युइन है खास तौर पे महिलाओं के लिए, तो ये समस्या और जी, बढ़ जाती है। फिर कब यस आपको सर। लगा कि मेरे को डिसेबिलिटी फील्ड में आना चाहिए और मुझे जो चुनौतियां फेस करनी पड़ी हैं लोगों को वो ना करना पड़े? तो कैसे आपका डिसेबिलिटी सेक्टर में एक्सपोजर कब मिलना शुरू हुआ? सर अब मेरी बात की जाए तो मुझे बिल्कुल भी मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, ज्ञान नहीं था कि डिसेबिलिटी का जो है डिसेबिलिटी वाले भी जो है ऐसे संगठन बना कर के काम करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो चैलेंजेस मेरे साथ थे वो पूरा हायर एजुकेशन तक रहा, जो मैंने आपको एक्सेसिबल टॉयलेट की बारे में जो बताया वो। लेकिन जो है 2019 में जब मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गया, फिर मेरे को पीएचडी के फील्ड में जाना था। तो मैंने कई जगह एंट्रेंस दिया, इलाहाबाद का, जेएनयू का भी। और जेएनयू में मैंने रिटन क्लियर किया था, बट इंटरव्यू जो है पीएचडी का उसमें क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फिर कोरोना का भी समय चल रहा था, तो फिर मैंने और ज़्यादा जो है जगह अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं सोची कि बाहर जाऊँगी तो मेरे लिए और खतरा है। तो मैं लॉकडाउन में पूरा 1 साल जो है घर में रही। 2 साल जो है 2021 तक। फिर इसी बीच में जो है घर में बैठी रहती थी, तो खाली टाइम में मुझे सोशल मीडिया चलाने का बहुत आदत सी पड़ गई थी। तो मैं फ़ेसबुक वगैरह में बहुत रहती थी, तो उसमें मैंने ये एनसीपीडीपी जावेद आबिदी फेलोशिप का जो है न्यूज़ जो है देखा था। तो फिर मैं नहीं जानती थी कि फेलोशिप क्या होता है या फिर क्या होगा आगे। बट घर में मैं बताई तो मेरे बहन लोग और परिवार के सभी सदस्य बोले कि एक बार इसको भर के देख, ऐसा कहकर। अब भरोगी तो पता चलेगा। तो मैं सोची कि ये इंडिया लेवल का है और इसमें बहुत सारे लोग डालेंगे, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं ये भी। लेकिन भरने में क्या जाता है। तो उसको पहले देखे तो फॉर्म बहुत लंबा था, फिर जैसे मुझे समझ में आया मैंने उसको पहले अपने रफ जो है एक क्या-क्या डालना है उसको मैंने कागज़ में लिखा था। फिर वो फॉर्म जो है 1 दिन में नहीं डलाया था, क्योंकि गाँव में नेटवर्क की दिक्कतें होती थी सर। तो फिर उसको धीरे-धीरे करके 3-4 दिन में हम लोग डाले थे। और उसको कोई डालने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि मैं सीएससी सेंटर वगैरह में जाती थी, तो उन लोग को समझ में नहीं आता था वो फॉर्म जो है, और बोलते थे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए हम समय नहीं दे पाएँगे, ऐसा कहकर। फिर मैं मतलब कि 8-10 जगह जो है ऐसा घूमी, फिर कि एक सेंटर में जो है जैसे-तैसे करके वो डलाया। तो इस तरीके से मैं उसको डाली थी, फिर उसमें 1 डेढ़ महीने बाद सर उसमें उसका कॉल आया। मतलब ऑनलाइन लोग मेरे से संपर्क किए और फिर कुछ पूछे, और उतना याद नहीं कि मैं क्या जवाब दी थी, बट
मैं यही बोली थी कि सर मुझे एजुकेशन के फील्ड में काम करना है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है बच्चों के लिए। तो सर उससे पहले जो है तो फिर बोले थे उन लोग कि ठीक है आपका सिलेक्शन होगा तो हम लोग आपको मेल के माध्यम से जानकारी देंगे। फिर उसमें एनसीपीडीपी फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेल के माध्यम से जानकारी मिली और उसके बाद से मेरा डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जुड़ना जो है एक प्रकार से हुआ एडवोकेसी के फील्ड में, या फिर एडवोकेसी भी नहीं बोलेंगे, मैं तो एडवोकेसी को बहुत बाद में समझी। और मतलब कि जागरूकता कैसे होती इस लेवल तक मैं उसके बाद फेलोशिप के बाद में मैं जुड़ी सर। बढ़िया। तो जो आपकी रिसर्च थी वहां पे, उसके बारे में हमें बताएं कि वो क्या थी और उसमें क्या निकल के आया। सर इसमें सर मैंने 64 जो है स्कूलों का जो है सर्वे किया था कि सामान्य स्कूलों का कि यहाँ पर टॉयलेट है कि नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए है कि नहीं, ऐसा कहकर। तो सर उसमें से किसी में भी नहीं था और मैं गई थी खुद विजिट करने के लिए। तो उन लोग बोले कि आज से 10 साल पहले मैम जो 2009 में जो है जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था तब से, क्योंकि सभी बच्चों के लिए शिक्षा है तो उनकी जरूरतों के अनुसार कुछ चीजें वहाँ पर होना चाहिए। तो समग्र शिक्षा का शायद ये पहल थी कि कुछ स्कूलों में जो है बनवाने का प्रयास किया गया। लेकिन सर आप जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार का लेवल कितना ज्यादा है। तो वो जो है आधा अधूरा बना था किसी स्कूल में और किसी में तो वो सीट ही नहीं बैठाया गया था, ऐसा बहुत ही ज्यादा। तो मतलब कि उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त था। तो कहीं किसी भी स्कूल में वो पूर्ण तरीके से नहीं बना था और पूरे मापदंड से नहीं बना था। तो देखा जाए तो जो 64 स्कूल थे उसमें से किसी में भी नहीं था दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है सुगम्य शौचालय। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इसी पर जो है कार्य करने की जो है जरूरत है, क्योंकि मैं स्वयं लड़की हूँ। तो मुझे ये अपने आसपास को मैं देखती हूँ, जैसे मेरा 50% डिसेबिलिटी है तो मैं थोड़ा बहुत अपने से चलने में सक्षम हूँ। तो मैं जो सामान्य शौचालय उसको इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। लेकिन सर जैसे कि जिन लोग 80% दिव्यांगता है, जिन लड़कियों को उनके घर वाले जो है इसीलिए जो है उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि स्कूल में जो है टॉयलेट की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और जब वो बड़ी होती हैं लड़कियां तो पीरियड्स की जो इशू आती है तो उसका एक अलग ही चुनौती रहती है। उस समय तो गांव में सामान्य लड़कियों को भी घर से निकलने के लिए मना किया जाता है। तो एक दिव्यांग लड़की को स्कूल भेजना जो है लोग जो एक शर्म महसूस करते हैं या फिर रूढ़िवादी जो भावना से ग्रसित हैं, इसके कारण से होता है। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे जो है कार्य करना चाहिए। तो फिर मैंने इसके लिए जो है एक स्कूल से शुरुआत की, वहां पर दिव्यांग शौचालय बनवाने के लिए। फिर उसके लिए मैंने सबसे पहले वहाँ के जो गांव का जो स्कूल है जहाँ पर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मतलब कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ सर, लेकिन हमारा भी बिल्डिंग नहीं बना है, वो जो है स्कूल कैंपस में ही अभी लगता है क्योंकि हमारा कॉलेज नया है। तो फिर मैंने वहां से शुरुआत की कि यहाँ पर पहले जहाँ पर मैं रह रही हूँ कम से कम वही तो बन जाए, ऐसा कहकर। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है स्कूल शाला प्रबंधन समिति के साथ बैठक की और जो ग्राम पंचायत है, सरपंच, सचिव और जो पंचगण है उन तक ये बात जो है पहुंचाई बैठक के माध्यम से। फिर वहां से प्रस्ताव जो है पारित होकर के जनपद पंचायत में गया। तो वहां पर जाकर भी वो अटक गया था कि मतलब कि कुछ उसका संज्ञान ही नहीं ले रहे थे। तो फिर मैं वहां पर रिमाइंड लेटर भी दी, फिर वहां खुद जा करके वहां के जो जनपद के जो सीईओ रहते हैं उनसे भी मुलाकात की और खुद मैंने बताया इस चीज को। और मैंने कहा कि सर मैं कभी कभी फिसल कर गिर भी जाती हूँ, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की मतलब कि वहां पर सुधार की जरूरत है। तब जाकर के उन्होंने मतलब कि उसका संज्ञान लिया और उसके बाद जो है उन्होंने उसको जो है आगे बढ़ाया उस लेटर को। फिर जो है जिला पंचायत सीईओ से जो है वहां पर फिर कलेक्टर सर को भी एक बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ा था, क्योंकि वहां जिला पंचायत में जाकर के वो फिर से अटक गया था। तो मैं युवोदय में जो है सर एज ए वॉलंटियर जुड़ी हुई थी, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वहां पर मैं वॉलंटियर वाला जो है काम करती थी दिव्यांगजनों के लिए, बच्चों के लिए भी। तो वहाँ कलेक्टर सर और बाकी जिले के लोग जो है जानने लगे थे मुझे। तो फिर वहीं पर मतलब कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था हम लोगों का, तो मैंने जिसमें कलेक्टर सर भी थे,
तो फिर मैंने उसमें संवाद किया और उसके बाद से उस समस्या को पूरा मैंने लिखित रूप में उनको मतलब व्हाट्सएप मैसेज में लिख करके भेजा था। तो फिर वहाँ से उन्होंने संज्ञान लिया, फिर उसको जो है जल्दी कुछ ही दिनों में जो है उसका सैंक्शन कराए थे 79,000 रुपए दिव्यांग शौचालय के लिए। सर मैं एक बात बताना भूल गई थी इस कन्वर्सेशन में कि जब मैंने फेलोशिप की शुरुआत की थी तो जिले तक मेरा जो पहुँच था वो भी बहुत कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था वहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि मेरा जब एमए कंप्लीट हुआ था तो फिर मेरा जो पहले मैं ट्राईसाइकिल से जाती थी, तो फिर वो जो है खराब हो चुकी थी। और जो है फिर उसके बाद मैंने जो बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल होता है, आपने अभी जानते होंगे, तो उसके लिए जो है अप्रोच किया। तो फिर वो भी जो है 3 दिसंबर 2021 को जो है वो बहुत अप्रोच करने के बाद 4-5 महीने मेहनत करने के बाद जो है वो 2022 में 3 दिसंबर 2022 में वो जो है मुझे मिला था। तब मैं उसको कर पाई थी, नहीं तो मुझे घर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था पूरी तरीके से। तो इसके कारण से मेरा जो ब्लॉक लेवल पर या फिर जिले लेवल पर जो है सही तरीके से मैं समय पर पहुंच भी नहीं पाती थी, या फिर मुझे बहुत परेशानी होती थी सर। और फील्ड का काम था पूरा कि अगर हमको जानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के साथ क्या चुनौतियाँ हैं, तो हमको खुद से मिलना है जा करके और उनसे ये सब चीज़ें, तो वो जो बहुत चैलेंजिंग था। तो बिल्कुल। फिर मैंने इसको जो है जब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके बाद मैंने 3 महीने की सैलरी जब एक साथ आई थी शुरुआत में, हमारा सैलरी नहीं आ रहा था, मतलब कि 3 महीने कुछ वहाँ पर कुछ प्रोसेस के कारण। तो फिर उसके बाद मैंने उस पैसे से जो है इसको अपने लिए एक स्कूटी लिया जिसमें 2 और एक्स्ट्रा जो चक्का लगा रहता है वो वाला। फिर उसके बाद जो है मेरा कार्य जो है थोड़ा दिखा ग्राउंड पर, और मैं तब अब मुझे भी प्राउड फील हुआ कि मैंने इसको करने के लिए अपने घर से फाइनेंशियली कुछ लिया नहीं। मैंने भले ही थोड़ा इंतजार किया और लेकिन अपने से मैंने वो किया कहकर। तो वो क्षण बहुत मेरे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित करने वाला था। और आसपास के लोग जो पहले मुझे ट्राईसाइकिल में देखते थे, वो कभी जो है रास्ते में जो है उसका बैटरी डाउन हो जाता था सर, तो मुझे दूसरे को से मदद लेना पड़ता था। कोई जा रहा है तो उनसे, तो एक बार तो ऐसा था कि मेरा बैटरी वाला जो ट्राईसाइकिल उसको एक जो मतलब कि राहगीर थे उन्होंने खींचते हुए मेरे घर तक लाया था, और वो सुनसान जगह पर जो है वो हो गया था, मतलब कि उसका बैटरी जो है बैटरी वाले साइकिल का, तो उसको खींच करके जो है घर तक जो है लाना पड़ा था। तो उस दिन मुझे ना बहुत डर भी लगा था, और मुझे ये भी लगा था कि मैं जिस इंसान से मदद मांग रही हूँ पता नहीं उसका क्या इंटेंशन होगा, बट मेरे को लगा कि एक बार कोशिश करके जो है देखना चाहिए। और कहीं पर कुछ नहीं रहता तो तिनके को सहारा भी जो है इंसान ढूंढता है, तिनके का भी सहारा ढूंढता है। उस समय ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, कोई तो बचा ले या फिर कुछ मेरे लिए कुछ कर दे। तो वो जो घटना थी मुझे जो है एक तो अंदर से डराया भी, बट मुझे लगा कि मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे करना है इसको जो है आगे कंटिन्यू, चाहे कितनी भी चुनौती आए। बहुत बढ़िया, और वाकई आपको खुश होना ही चाहिए, इट्स प्राउड मोमेंट। और क्या फाइंडिंग्स थी उस रिसर्च की, और थोड़ा सा हमें ब्रीफली अपने युवा उदय प्रोग्राम के बारे में भी बताएं। तो सर उसमें जो है ये भी था कि जो और भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है, जैसे मेरा अस्थि बाधित है, लेकिन जैसे दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनको जो है सामान्य स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते थे। तो मैंने जो है 2 जो है दिव्यांग लड़कियों का जो है स्कूल में जो है एडमिशन जो है कराया, और उसी समय सर एक और जो ब्रेल के ऊपर ही काम कर रहे थे एक कदम और फाउंडेशन, तो उनके साथ जो है उन लोग जो है बच्चों को जो है वॉलंटियर के माध्यम से जो है घर में जो है ब्रेल किट देते थे, और उसको सिखाने का उनको वॉलंटियर को ट्रेन करके उनको सिखाने की जो है उन लोग कोशिश करते। तो ये प्रोजेक्ट 1 साल तक चला। तो वो 2 बच्चियों को मैंने उससे जोड़ा, तो उनका जो है स्कूल में एडमिशन भी हुआ और उनको जो है ब्रेल सीखने का और आगे बढ़ने का जो है फिर मौका मिला। और सर जब मैं ये कर रही थी तो मेरा जो वॉलंटियर के रूप में जुड़ना भी इसलिए हुआ कि मैं फेलोशिप में जुड़ी थी, तो मेरा जिले में जाना आना होता था। तो फिर एक दिन इसका मीटिंग चल रहा था युवोदय वाला, तो फिर मैंने पूछा था कि ये क्या है, तो फिर उन लोग बताए थे कि ये वॉलंटियरशिप वाला प्रोग्राम है जिसमें कोई भी जुड़ सकता है, और इसमें जो है
इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है जनता की समस्याओं को सीधे कलेक्टर सर जो है जानते हैं और वो वॉलंटियर्स को बहुत मतलब कि प्रेफ़रेंस देते हैं, और तो मतलब कि हम कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो मुझे लगा कि जो चीज़ में जैसे कि मेरे पास फेलोशिप भी आ गई, उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन शायद मैं इससे जुड़ूँगी तो मैं दिव्यांगता की जो समस्या है दिव्यांगजनों की, उसको जो है जिले में पहुँचा पाऊँगी। तो फिर मैंने जुड़ने की जो है इच्छा ज़ाहिर की थी, तो वहाँ के जो ब्लॉक समन्वयक थी इस समय जो है नवागढ़ की मुमताज़ जो है, उनसे और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थी दिव्या मैम, उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे वॉलंटियर के रूप में वहाँ पर रखे थे। तो क्या काम करते हो आप यूनिसेफ से मिलके, ये जो आपका प्रोग्राम है युवा उदय? यस सर, इसमें युवोदय का जो ये जो है किशोर सशक्तिकरण के ऊपर भी कार्य करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य है और किशोरों का जैसे कि सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए। और उन्होंने जैसे कि उन्होंने देखा होगा कि डिसेबिलिटी का ऊपर भी कार्य करने की ज़रूरत है। हमें महसूस हुआ कि ज़िले में जो है डिसेबिलिटी के ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने जो है इस साल से जो है यूनिसेफ और एग्रीकॉन जो है संयुक्त रूप से जिले में जो है दिव्यांगता के ऊपर भी जो है कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सर हमारा जो मेन फोकस ये रहता है कि जो अ, 0 से कहा जाए तो 0 से 18 वर्ष के जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके ऊपर जो है उनको बेसिक सुविधाओं तक उनको पहुँचाना, गवर्नमेंट स्कीम तक, या इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड हो गया या उनका स्कॉलरशिप हो गया। और जो स्टिग्मा जो है, जो पेरेंट्स लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि दिव्यांग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं या फिर उनको स्कूल नहीं भेजना, तो इसके लिए भी हम सर वर्क करते हैं। उनके साथ जो है समय-समय पर मीटिंग करके ऐसा मोहल्ले में जो है आम लोगों के साथ, जिसमें सामान्य लोग भी शामिल रहते हैं, उनके साथ तो लोगों को जो है अवेयर करना कि दिव्यांगता के बारे में कि ये जो है कोई क्योंकि गाँव में लोग इसको अभिशाप से जोड़ देते हैं सर कि पूर्व जन्म का जो है कोई गलत कार्य किए होंगे, इस कारण से ये ऐसा हुआ है। तो लोगों के अंदर की जो मानसिकता है उसको एक दिन में तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, तो लोगों को जा करके एक लोग जितना कोशिश हो सकता है हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट से भी कोई दिव्यांग हो जाता है, तो लोगों की मानसिकता को भी चेंज करने का हम जो है अवेयरनेस के माध्यम से जो है प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अब ये बताएं कि आपने क्या बड़ी चुनौतियां फिगर आउट की है ग्रामीण क्षेत्र में? आज भी डिसेबल्ड के लिए क्या बड़ी चुनौतियां हैं विलेजेस में? और आपकी छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है, क्या वो डिसेबिलिटी पे अच्छा काम कर रहे हैं? कौन सी अच्छी स्कीम्स हैं या कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और सर छत्तीसगढ़ में जो है अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि जागरूकता की जो है कमी है, और जैसे कि जो दिव्यांग जनों के लिए जो समग्र शिक्षा एक चलता है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है दिव्यांग बच्चों को जो है अलग से चिन्हांकित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समावेशी शिक्षा की जो बात की जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर कोई वर्कशॉप होता है सर साइन लैंग्वेज के लिए, साइन लैंग्वेज का अगर सिर्फ 10 दिन का अगर ट्रेनिंग दे दिया जाता है शिक्षकों को, तब भी से वो 10 दिन में जो है नहीं समझ पाते हैं उसको, क्योंकि उसको वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे स्पेशल एजुकेटर की अगर व्यवस्था करते, उन स्कूलों में को चिन्हांकित करके जहाँ पर श्रवण बाधित बच्चे हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है कोई साइन लैंग्वेज में प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर जो है होते, तो वो ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता, बजाय कि 10 दिन का जो है आप जिला स्तरीय प्रशिक्षण करा दिए, जिसमें जो है चिन्हांकित करके जो है अलग-अलग ब्लॉक से 100 टीचर्स को बुला लेते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें संसाधन भी गवर्नमेंट का ज़्यादा जाता है, लेकिन उसका आउटपुट जो है उतना नहीं रहता है, क्योंकि वो शिक्षक जिनको प्रशिक्षण मिला है 10 दिन में उतना नहीं सीख पाता है, और अगर सीख भी गया तो सर उसमें कभी उनका ट्रांसफर हो जाता है, जिस स्कूल से वो दूसरे स्कूल में चले गए, तो इस कारण से ये मतलब कि जो बच्चा है वहाँ पर वो फिर से जो है ऐसी चुनौतियों को झेलेगा। तो जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके साथ वो सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको जो है खास करके कोई विशेष जो है लाभ नहीं मिल पाता है, सिर्फ छात्रवृत्ति के। ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है जिससे उनकी शिक्षा की जो है गुणवत्ता और जो है बढ़े।
और उनको विकल्प के रूप में ये है कि जितना हो सके वो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य स्कूल में जो श्रवण बाधित बच्चे बिल्कुल नहीं वो कर पाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जो बच्चे इन चुनौतियों को झेलते हुए भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि एक बच्चा जो है बिल्कुल सुन नहीं पाता है सर, बट वो जो है सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है और उनके शिक्षक का भी कहना है कि सभी बच्चों में जो है मतलब कि तेज है, वो अच्छा रैंक भी लाते हैं अपने क्लास में। तो ये चीज अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे तो वो बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। ये जो हमारा एनजीओ सेक्टर है, अब तो आप सोशल मीडिया पे हो, आप देखते हो कई बार तो जी कोई सर। ऑर्गेनाइजेशन दावा करती है हमने ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख लोगों को एम्पावर कर दिया, कोई 10 लाख कहता है, कोई जी बहुत अलग अलग दावे होते हैं। मैं भी जी गांव से सर। आता हूँ, आप भी गांव से आती हैं, हाँ तो हमने जी तो देखा है कि जो वास्तविकता है वो जी जो दावे हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो क्या जी लगता है आपको, जो डिसेबिलिटी राइट्स का जो आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, वाकई हम्म। क्या गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है आज के दौर में? अब कैसे देखती हैं ये जो दावे होते हैं, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसका ग्रामीण क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? सर मेरे को जैसे कि आज से 25 साल की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब मुझे लगता था कि इसके ऊपर मतलब कि मुझे खुद ही, मैंने पहले भी कहा था कि समझ नहीं थी, मैं जानती नहीं थी कि लोग जो है इस प्रकार से दिव्यांगता का संगठन बना है लोगों का, और उन लोग अपने अधिकारों के लिए सरकार से या फिर लोगों से संवाद करते हैं। तो बस हमको स्कूल से कुछ जानकारी मिलती थी कि इस तारीख को जो है आपको सहायक उपकरण मिलेगा, जिले में शिविर लगा है। तो वहां तक हम जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी जाने आने का भी उस समय बस भी नहीं चलता था, तो घर में आपके पास जो भी सुविधा हो, मोटरसाइकिल नहीं रहती थी, साइकिल में बैठ करके जाना है, आना है, रास्ते में जो भी भूखे प्यासे ऐसा भटकते हुए जाना, फिर सर एक बार में मिलता नहीं था। तो वो चुनौती मुझे देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि समय भी बदला है और टेक्नोलॉजी भी आई है, परिवहन का साधन भी जो है हुआ है, तो वो चुनौती लोगों को नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो संगठन है, जिन लोग दावे करते हैं ये गाँव में जो है दिव्यांगता के लिए ये किए, वो किए, वो जो है कमी आज भी वैसी ही बनी हुई है। जिस एनजीओ से मैं जुड़ी हूँ, एग्रीकॉन फाउंडेशन से, जो जो उनके साथ जुड़ने से और फेलोशिप में जो है सिलेक्शन होने से जो है खुद मुझे भी विकलांगता की समझ हुई और लोग जो है जुड़ना स्टार्ट किए। शुरुआत में सर ये बोलते थे कि ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं जिन लोग ये दावे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पैसे दिलवा देंगे। लोगों को फ्रॉड भी लगता था, तो लोगों ने जो है मेरे ऊपर विश्वास करना भी धीरे धीरे स्टार्ट किए थे। तो लेकिन जो है एक जुड़ गया है और लोग जो है आसपास के लोग 25-30 गांव के लोग जो है जानने लगे, 25 जानने लगे हैं, जिले स्तर पर जो है जानते हैं। और मुझे इसके माध्यम से जो भी स्टेट लेवल पर जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए मीटिंग होती है, वर्कशॉप होता है, उसमें भी जाने का मौका मिलता है। तो ये बदलाव मैंने देखा है। लेकिन अभी भी जैसे कि जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर, जैसे कि जो एनजीओज हैं उनका काम ऊपर लेवल तक ही ज्यादा रह जाता है, या फिर ग्राउंड पर उनकी पहुंच और बढ़ाने की जरूरत है, ये मुझे महसूस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी स्कीमें आती हैं, काफी कुछ होता है, जैसे एडिप स्कीम में सामान बांटते हैं, जैसे आपने कहा, या आरपीडी एक्ट पे बहुत ज्यादा बात होती है। क्या गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पे ये चीजें मैटर करती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं? और दूसरा, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि संगठनों से, सरकार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सर जो स्कीम्स है सर वो पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की, बट डिस्ट्रिक्ट से उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रभावी तरीके से जो है नहीं हो पाता। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बोले या फिर एजुकेशन के लिए ही बोले, सरकार की ये भूमिका हो सकती है कि वो उनके जिनसे भी सरकार जी है किसी न किसी रूप में, चाहे वो उनके सरकारी कर्मचारी हों या फिर समूह जो है महिला समूह होते हैं गांव में, तो उनको जो है, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर्स हैं,
इन तक जो है जो RPWD एक्ट 2016 है उसको उसके बारे में लोगों को जानकारी देना और उनको हर चीज मतलब कि उससे जो है जोड़ना जो है, क्योंकि एक बार प्रशिक्षण दे देने से स्कूल विभाग को वो चीजें उनको समझ में नहीं आएगी। तो हर लोगों को जो है, चाहे वो पालक हो या फिर आशा वर्कर हो, मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर है उन तक जो है पहुंच बनाना और एक नियमित अंतराल पर जो है प्रशिक्षण के साथ साथ ही उसका ये मूल्यांकन भी तो करना चाहिए कि उसका क्या हुआ, उस क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं। जिस क्षेत्र में हमने जो है प्रशिक्षित किया है इतने लोगों को, वहां से कुछ चीजें निकल कर आ रही कि नहीं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के संबंध में हो या फिर रोजगार के संबंध में हो। और सबसे जरूरी सर कि जो पंचायत है, सरपंच है, पंच है, इनको भी जो है दिव्यांगता के लिए जो है सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये कमी जो है मैं महसूस करती हूँ। और जो संगठन है दिव्यांगता के लिए जो कार्य करते हैं, उनका भी जो है अगर उन लोग जो है ग्रामीण लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ के जो पंचायत है, ग्राम सभा है, वहाँ के लोगों को ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं या फिर गांव के लोग हैं, उन तक जो है उनको सेंसिटाइजेशन का लेवल उन तक पहुंचना चाहिए। इससे जो है लोगों में जो है परिवर्तन भी आएगा और लोगों की सोच में जो है परिवर्तन आएगा, उनके दृष्टिकोण में, और उनके लिए कुछ किया जा सकता है। उनके एजुकेशन, जब तक हम गांव की समस्या को नहीं समझे, गांव के दिव्यांग बच्चे को एक्चुअल में क्या समस्या हो रही है, तब तक जो है हम लोग उसके शिक्षा के लिए कोई भी गुणवत्तापूर्ण कार्य जो है नहीं कर सकते, चाहे उनको कितना भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया जाए या फिर पालकों को। क्योंकि स्कूल में क्या चुनौती आ रही है वो सिर्फ बच्चा जानता है और स्कूल के सदस्य जानते होंगे। कृष्णा जी का लक्ष्य क्या है जीवन में? अच्छा सर, आपने थोड़ा सा प्रश्न आपका ठीक है सर। मैं जो है अभी मैं गेस्ट फैकल्टी में काम कर रही हूँ, तो सबको अपने जीवन में एक स्थायी जो है आय का साधन तो चाहिए रहता है। तो पहले से मेरा, जब मैं फेलोशिप में नहीं जुड़ी थी या फिर डिसेबिलिटी राइट्स के क्षेत्र में नहीं आई थी, तो मेरा एक ही एम था कि मैं जो है मेरे को हिंदी की प्रोफेसर बनना है। बट वो एक स्थायी जो है अपने आप को जो है स्टेबल करना है, आय का साधन या फिर एक बनना है मुझे। वो बचपन से हिंदी में जो है ज्यादा लगाव था, तो उस फील्ड में जाना है ऐसा। लेकिन जो है अब ऐसा है कि उसके साथ ही डिसेबिलिटी के ऊपर जो है गाँव में ही मुझे वर्क करना है। मुझे बड़े जगह पर नहीं जाना है, गाँव को अपने सुधारना है। गाँव के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या फिर मेरा गाँव में रहने से हमारे लिए क्या हो सकता है। मेरे जैसे और दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग लड़कियां हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। क्योंकि दिव्यांग जो बच्चे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका जो है जब वो हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो उनका शिक्षा से जो है वो कट जाते हैं। बहुत कम लोग जो है आज भी उच्च शिक्षा तक जो है पहुंच पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अगर जो भी बनूं जीवन में, बट अपने जैसे जो दिव्यांग लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से आगे जाएंगी तो मेरा जो है सबसे अच्छा मेरे जीवन का वो होगा, खुशियों से भरा दिन होगा। ज्यादा लोगों को मैं देखूंगी उच्च शिक्षा में। थैंक यू कृष्णा जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और आगे भी आपसे बात करेंगे इन टॉपिक्स पे ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनकी समझ कैसे अपने एरिया को सशक्त बनाना है उसको लेके भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लिसनर्स, बात की हमने कृष्णा यादव जी से जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पर, कैसे डिसेबिलिटी की जो फैसिलिटीज है वो सब तक पहुंचे। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड हमने किया है और ऐसे हीरोज को हमें और आगे लाना होगा, उन्हें बल देना होगा। और अपने अपने एरिया में अगर हम सभी इस तरह से काम करें, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है वो सच में एम्पावर हो सकती है। कैसा लगा आपको शो? कमेंट करके बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में?
या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से, तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप।